सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार नमस्कार। विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में जहां आप देख रहे होंगे कि इस समय चुनावी माहौल में गहमा गहमी और एक तरफ गर्मजोशी के साथ जो है तो लोग चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो इस चुनावी तर्क वितर्क में आज हमारे साथ है नर्मदा सिंह जी हैं, जो कि पुष्पराजगढ़ विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। कई बार इन्होंने टिकट लेने का भी प्रयास किया कांग्रेस पार्टी से, लेकिन कहीं ना कहीं पर आज जो देखा जा रहा है, जो स्थितियाँ हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों की जो टिकट की लेनदारी और देनदारी थी वो किन स्थितियों पर है। एक तरफ पूरी तरह विरोध का माहौल है और दूसरी तरफ यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या कैंडिडेट जो है तो वाकई में उस क्षेत्र के लिए उसने कुछ किया या नहीं किया। क्योंकि 5 वर्ष और 10 वर्ष का जो एक समय होता है, एक अंतराल होता है, उस अंतराल में अगर हम चाहें तो अपने विधानसभा क्षेत्र की जो है तो रंगत बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको बताऊं कि अगर हम अमरकंटक क्षेत्र की बात करें, पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ विधायक तो होते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ या कितना सर्वनाश हुआ। तो चलिए इस पर जो है तो थोड़ी सी बहस करते हैं और बात करते हैं। नर्मदा सिंह जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इस विधानसभा क्षेत्र की आबादी क्या होगी। इस विधानसभा क्षेत्र की कम से कम 2 लाख आबादी है, जो बहुत बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और पूरा अपना ट्राइबल बेल्ट है ये, और पूरी पहाड़ी इलाका है। यही है पुष्पराजगढ़ की रूपरेखा। वहाँ है बहुत खूबसूरत हमारा पुष्पराजगढ़। और फिर क्षेत्रफल तो लंबा चौड़ा है। हमारे यहाँ हम पवित्र नदी अमरकंटक से नर्मदा नदी बही हुई है, उसकी वजह से हमारा पुष्पराजगढ़ काफ़ी पहचाना हुआ है, फेमस है। क्योंकि आज देखिए, भारत देश के पर्यटन स्थल में अमरकंटक क्षेत्र का नाम लिया जाता है, क्योंकि आज ये हर वेबसाइट में हो चाहे कहीं भी हो नाम आता है। जी। आज ये बताइए मुझे कि लगातार जो है, देखिए यहाँ पर हर 5 वर्ष में एक बार विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, लेकिन इस क्षेत्र की स्थितियों में कोई सुधार नहीं आया। इसकी वजह आप किसे मानते हैं। देखिए, यहाँ जो हमारे पुष्पराजगढ़ क्षेत्र की बात करते हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी कमी है। जो जिस तरह से मॉनिटरिंग करना चाहिए पूरे क्षेत्र में, ऐसे मॉनिटरिंग हमारे यहाँ के प्रतिनिधि कर नहीं पाते हैं। दरअसल यही कमी मैं मानता हूँ। और ऐसा मौका हमारे जब तक हमारे स्वर्गीय दलबीर सिंह जी रहे, हमारे चाचा जी, तब तक ठीक ठाक था। इसके बाद तो आज तक हमारे पूरे पुष्पराजगढ़ में कोई माई बाप नहीं है, ऐसा लगता है। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र से कहीं ना कहीं पर आपने भी उम्मीदवारी की थी और आज जो है तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे इस विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, मैं इच्छुक तो था चुनाव लड़ने की, और हमारे पूरे पुष्पराजगढ़ के जनताओं का भी इच्छा थी कि एक बार इनको काम करने का मौका मिलना चाहिए था। और हमारे शीर्ष नेता बोलते थे कि चलो, हम जिसका सर्वे में नाम आएगा उसी को हम टिकट देंगे। और मैं सर्वे में अव्वल नंबर में था, इसके बाद भी मुझे टिकट नहीं दिया गया। ये यहीं पर नहीं है, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में ये हाल हुआ है। कई लोगों को सर्वे में नंबर 1 में था, उनको टिकट नहीं दिया गया, पता नहीं क्यों। ऐसा अब शीर्ष नेता ही इसका जवाब दे पाएंगे। मैं पूरे पुष्पराजगढ़ में पहले घूमा, भ्रमण किया, तो सभी पुष्पराजगढ़ की जनताओं का इच्छा था कि आप बोले, आपको अगर ऐसा आपके साथ अगर व्यवहार ऐसा किया गया है तो आप फॉर्म भरिए, हम आपके साथ हैं। और मैं मानता हूँ कि ये हमारा पूरा पुष्पराजगढ़ एक कांग्रेस में तो है, और मैं कांग्रेस परिवार से बिलोंग करता हूँ। आप ये कहेंगे कि बोले आप कांग्रेस पार्टी के तो प्रत्याशी बोले फुंदेलाल सिंह जी हैं, तो ऐसा नहीं है। भले उनके साथ भीड़ भाड़ आज दिख जाए, आज नामांकन शायद मेरे ख्याल से भरने वाले हैं, वो भले दिख जाए, लेकिन वो जितने भी हैं सब अंदर से मेरे साथ हैं, और वो हमारे ही परिवार के हैं। और फिर जितने भी यहाँ की आम जनता है, उनकी मंशा है कि एक बार बोले नर्मदा सिंह को मौका मिलना चाहिए, और वो निश्चित मेरे को आशीर्वाद स्वरूप अपना स्नेह आशीर्वाद देंगे, ये मेरे को पक्का उम्मीद है। देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 विधान कहा जाए कि दिशा और दशा दोनों चीज़ें निर्धारित होनी थी। आज जैसे वर्तमान की स्थितियों में जो देखा जाता है, एक नारा लगाया जाता है यहाँ पर कोदो कुड़की खाएंगे और फिर से चुनाव जिताएंगे। इसके लिए आप क्या राय रखना चाहेंगे, क्या तर्क रखेंगे। हमारे पुष्पराजगढ़ हमेशा से कोदो कुटकी था ही, बहुत पहले, लेकिन बीच में कोदो कुटकी छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि को हमेशा कोदो कुटकी खिलाते रहेंगे क्या। यहाँ की जनप्रतिनिधि की सोच एकदम वो है। अब भाई, अगर इसी टाइप का हमारे जनप्रतिनिधि अगर रहेंगे और कोदो कुटकी तक ही सीमित रह जाएंगे, तो यहाँ के पब्लिक कैसे डेवलप करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे पुष्पराजगढ़ में शिक्षा की स्तर कितना ऊंचा होना चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए,
तो ये इस टाइप के नहीं है। मैं इनकी एक इंटरव्यू भी देखा हूँ, एक टीवी वगैरह के माध्यम से मैंने सुना है कि हमारे पूरे पुष्पराजगढ़ के नदी नरवा के पानी पीते हैं, ये है वो। अरे भाई 10 साल तक आप यहाँ विधायक थे, तो 10 साल क्या किए आप? आपका मत का पैसा कहाँ गया? भले आप ये थोड़ी है कि आप भाजपा का सरकार है तो आप पल्ला झाड़ लेंगे, मेरा सरकार नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। अरे जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे पार्टी का हो। अगर जनप्रतिनिधि हो तो आप पूरी व्यवस्था करने की पूरी जवाबदारी जनप्रतिनिधि की होती है, पब्लिक इसे तो चुनता है। ये सब चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को देखेंगे नहीं। अपने मत का पैसा आज तक 10 साल का पूरे मत अपने विधायक की मत का पैसे का हिसाब दें ना भाई। विधायक जी कहाँ कहाँ खर्चा किए, कैसे किए। अगर नदी नरवा का पानी पीते हैं हमारे पुष्पराजगढ़ के लोग, तो उनकी भाई एक लाख, जिस तरह से आप लोग टीना टप्पर का आप लोग यात्री प्रतीक्षालय बनवा दिए हो, पानी टैंकर वगैरह जो लोहा लंकर वगैरह सप्लाई कर देते हो, तो ये इन चीज़ों के लिए पैसा न दे के अगर 1-2 लाख रुपया हम जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ अगर ट्यूबवेल खुदवाने के लिए अगर दे दें हम, तो पर्याप्त व्यवस्था पानी की हो जाएगी। लेकिन इनकी तरफ ध्यान ही नहीं है। बस वो यात्री प्रतीक्षालय लोहा का बनवा देते हैं। न तो वो कहने के एक कहावत भी है, ठंडी में ठंडात है, गर्मी में गर्मात है, बरसात में को पानी बाहर जात नहीं है। इस टाइप के तो उनके यात्री प्रतीक्षालय बने हैं, कोई काम के नहीं है। यही सब चीज़ें हैं। भले इनके अब जनप्रतिनिधि ज़्यादा क्या कहें अब इनके बारे में। जिस तरह से पहले ये बड़े बेबाकी के साथ बड़े ज़ोर ज़ोर से बोलते थे कि हम आदिवासी को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जब ये बीएसपी में था तब, और कांग्रेस में आने के बाद एकदम से चुप हो गए। जब पावर में ये आए, विधायक बने, तब उन आदिवासियों की तरफ नहीं झांकने को, उनकी मुद्दाओं को भी अपने विधानसभा पटल में नहीं रखा। भाई जोकरी करने में तो हर कोई जोकर कर लेता है। ये काम खुमरी या कंबल ओढ़ने से कुछ नहीं चलता। जो विधानसभा में ये लोग नौटंकी करते हैं, तो ये नौटंकी दिखाने के लिए नहीं है। हमारे शीर्ष नेताओं को भी ये लोग बरगलाते हैं, क्योंकि आदिवासियों का बस ये अपना वो चोला पहन लेते हैं कि हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और ऊपर के शीर्ष नेता इनके बहकाव में आ जाते हैं और इन लोगों को बोलते हैं कि बड़ा अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, ये है वो। मैं नहीं मानता इनको जनप्रतिनिधि। अगर हमारे आदिवासियों के लिए अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं तो काहे की जनप्रतिनिधि? कहीं ना कहीं पर बात सत्य है, क्योंकि देखिए आदिवासी समाज की अगर हम बात करें, आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, तो आज बहुत पिछड़ा हुआ है। और एक सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी विडंबना है इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि देखिए आज शहडोल संभाग ट्राइबल में ही गिना जाता है। आज जिन क्षेत्रों में देखें तो खास तौर पर इस क्षेत्र को लेते हैं, जहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है तो चल रही हैं, लोगों को रोज़गार मिलना था, लेकिन यहाँ नहीं होता। लोग पलायन कर रहे होते हैं। उस पलायन को रोकने के लिए क्या प्रयास हुआ होगा भला आज तक, या जो भी आएगा इस बार विधानसभा में, तो क्या करना चाहिए? देखिए इतना बड़ा हमारे यहाँ पे पुष्पराजगढ़ में एल्युमिनियम का बॉक्साइट का खदान था यहाँ पे। भाई 10 साल से ये विधायक थे, ये चाहते तो यहाँ पे क्या नहीं बन जाता। जैसे आप रोबेरा जो राजू की पलायन की बात आप कर रहे हैं, भाई इतना बड़ा बॉक्साइट माइंस था यहाँ पे, तो माइंस का एल्युमिनियम के एक कारखाना खुलवा देते तो हमारे 20-25 हज़ार यहाँ के लड़कों को, बेरोजगार लोगों को वहाँ से रोज़गार मिलता, लेबर का काम वाम धंधा मिलता। इस चीज़ तरफ ध्यान नहीं देते ये। आज हमारे यहाँ के बॉक्साइट का पूरा जाता है, पूरे कहीं यूपी जा रहा है, कहीं बिहार जा रहा है यहाँ से हैं। अगर वही जो वहाँ की कारखाना है वो कारखाना यहाँ उठ के आके लग जाता, तो भाई स्वाभाविक है यहाँ से पलायन ना करते, यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं, वो रुक जाता। इधर ध्यान नहीं देते। बड़े बड़े कोई भाई ऐसे उद्योग धंधे लगाने की बात करें, बड़े बड़े उद्योग धंधे लग जाएं यहाँ पे। भाई माइंस वगैरह भी अपने हैं यहाँ पे, उनमें भी बेबाकी साथ ऊपर लड़ेंगे कि भैया जितने भी हमारे क्षेत्र के नौजवान युवक हैं, बेरोजगार हैं, उनको यहाँ पे नौकरी मिले। इधर पे प्रयास ही नहीं किया जाता। इतना बड़ा हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आरक्षण वगैरह के मुद्दा भी उठे, यहाँ पे आरक्षण में भी कम कर दिया गया है। यहाँ के ट्राइबल लोगों को वहाँ एडमिशन मिलता नहीं है, नौकरी मिलती नहीं है, सब बाहर के आया के वहाँ भर जाते हैं। इन सब चीज़ों के ना तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि आज तक कोई पहल नहीं किया। विधायक वगैरह तो उधर झांकने जाते भी नहीं हैं, और कुछ कहो तो बस बड़ी बड़ी बात भर करना जानते हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, बाद में सब ठंडे हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं। आप क्या करना चाहेंगे? अगर मेरे को मौका मिला, अगर यहाँ पे सब यहाँ की जनता अगर मेरे को मौका दिए, तो मैं उनके
जो उम्मीदें हैं उनमें मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और यहाँ रोज़गार मुहैया करवाऊंगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो यहाँ की कमियाँ हैं उसको दूर करवाने की कोशिश करूंगा। बिजली, पानी, सड़क जो एक यहाँ के आम पब्लिक को मिलना चाहिए, जो उनका हित है, उनका अधिकार है, उनको मैं दिलवाने की कोशिश करूँगा। ये मेरी प्राथमिकता होगी जी। चलिए, अब तो चुनावी मैदान में हैं ही आप लोग, अब क्या है देखिए आने वाला समय जो है तो वो तय करेगा। फिर भी मैं चाहूँगा कि जो इस क्षेत्र का विधि विधान है और जो क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के से जो अछूते गांव हैं जहाँ पर आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे, उनमें सबसे ज़्यादा पहल करने की आवश्यकता कहाँ पर होगी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा और आपके क्षेत्र की जनता भी जानना चाहेगी। देखिए, हमारा पुष्पराजगढ़ बहुत क्षेत्रफल के मामले में बहुत क्षेत्रफल में फैला हुआ पहाड़ी इलाका है। कई ऐसे टोला मजरा हैं जहाँ पे अभी सड़क नहीं है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं है। इन पे विशेष फोकस मेरा रहेगा और सबसे पहले उनकी व्यवस्था करूंगा। फिर जहाँ जहाँ कई ऐसे जैसे बैगा समाज के लोग रहते हैं जंगल पहाड़ में, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है, उनको मेरी प्राथमिकता होगी सबसे पहले उनको अपने मेन रोड से जोड़ें और उनको उनकी पूरी व्यवस्था देखें। ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। नहीं तो जैसे देखिए क्या होता है कि कई चुनाव हमने देखे हैं, एक उम्र हम जिस उम्र के पड़ाव में होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि कई विधानसभा के चुनाव हो गए। विधानसभा चुनाव होने के बाद क्या होता है, कोई भी जनप्रतिनिधि जब चुन करके आता है विधायक के रूप में, तो जैसे क्या हमारे यहाँ आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए और 76वां चालू है, जिसमें आज भी ये कहा जाता है कि इस बार अगर मैं आया तो करूँगा, या ये कहा जाता है कि जैसे अगर हमारी सरकार नहीं है तो क्या आप भी सरकार पर डिपेंडेंट रहेंगे या फिर अपने भरोसे जो है तो सारी चीज़ें करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं, अपनी सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगा। सरकार से मैं लड़ के करवाऊँगा। जो बल्कि निर्दलीय होता है और जो स्वतंत्र रूप से जनप्रतिनिधि होता है उसका ज़्यादा काम होता है। बस ये है कि उसकी गट्स होनी चाहिए, लड़ने झगड़ने की होनी चाहिए कि ऊपर की सरकार को कैसे कैसे लड़ झगड़ के यहाँ पे जितनी भी व्यवस्था है उसके बारे में बताना है और लड़ झगड़ के काम को लेके आना है। ये तो जनप्रतिनिधि के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब इस 10 वर्ष के एक इतिहास को जो है तो आप यहाँ पर बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो वर्षों का इतिहास था और उस 10 वर्ष का जो इस 2 पंचवर्षीय कार्यकाल में आया तो उसका विधि विधान आप बदलना चाह रहे हैं? सिर्फ मैं ही बदलना नहीं चाहता हूँ, पूरे पुष्पराजगढ़ की पब्लिक बदलना चाहती है कि इनको 10 वर्ष में जो देखे हैं और जो सुने हैं और जिस तरह से इन लोगों की क्रियाकलाप है उनको अच्छी तरह से यहाँ की पब्लिक जान चुकी है, इसलिए वो बदलना चाहते हैं। और फिर यहाँ का इतिहास भी है कि 2 पंचवर्षीय, तीसरे पंचवर्षीय में आज तक कोई नहीं जीता, कुछ ना कुछ आ ही जाता है हड़ंगा। तो इसलिए वो यहाँ की पब्लिक मूड भी बना लिया है कि चेंज करना ही है यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को, इसलिए वो नए चेहरे तलाश में है और तीसरे विकल्प की उसमें है, क्योंकि दोनों प्रत्याशियों की यहाँ पसंद नहीं कर रही है पब्लिक। मैं आपको बताऊँ, मैं पूरे भ्रमण करने के बाद ही मैं हिम्मत किया और जो जिस तरह से मैं भ्रमण करने के दौरान में स्नेह और प्यार मेरे को मिला तो लगा कि मैं नहीं, मैदान में आना चाहिए, इसलिए मैं हिम्मत करके फॉर्म भर दिया हूँ। अब पब्लिक के उसमें है और मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित मेरे को आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदा जी। क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शहडोल संभाग का अनूपपुर जिला और अनूपपुर जिला यानी कि तीनों विधानसभा सीटों में जहाँ पर ये देखा जाता है कि आदिवासियों की संख्या ज़्यादा होती है, और आदिवासियों की संख्या ज़्यादा होने के साथ साथ आज देखते होंगे कि तमाम मध्य प्रदेश में और ख़ास तौर पर शहडोल संभाग में जहाँ पर एक इकलौती सीट जो है तो कोतमा विधानसभा जो कि सामान्य सीट के नाम से जानी जाती है, लेकिन बाकी सीटें जो हैं तो ट्राइबल ही हैं। इनमें कितना परिवर्तन आया? हम देखते हैं कि लगातार कोई 20 साल से मंत्री है, कोई 15 साल से जो है तो विधायक है, कोई 10 साल से विधायक है, कोई 5 साल से, लेकिन इन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया? क्या कहीं ना कहीं पर आज ये स्थितियाँ नहीं बनती और ये सवाल खड़े नहीं होते कि हमारे क्षेत्र के विधायकों ने किया क्या है? आज भी हम देखते हैं कि जो पुष्पराजगढ़ पहले होता था बस उसमें थोड़ा सा कहीं परिवर्तन आया होगा, 100 में 25%, लेकिन स्थितियाँ जस की तस होती हैं। कई ग्राम पंचायतें हैं, कई गांव ऐसे होते हैं जहां पर स्कूलें नहीं हैं, बिजली व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं होती। आज ये शहडोल संभाग की जो 7 विधानसभा हैं यहाँ पर यही स्थितियाँ होती हैं, उन्हीं में से एक पुष्पराजगढ़ विधानसभा है। कहीं ना कहीं पर ये इन स्थितियों को बदलने की आवश्यकता होती है। हालांकि आने वाले समय में जो है तो जनता को इस बात को तय करना होगा कि हमें चाहिए क्या, मूलभूत सुविधाएं या फिर सिर्फ विधायक। तो चलिए, इसके साथ जो है तो अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ इसी चुनावी तर्क वितर्क में आरबीएन नेटवर्क पर। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।